जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर दोस्तों खान सर की जो बुक है उस बुक का ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। अगर इस बुक को आप नहीं परचेज किए हैं तो आप परचेज कर लेंगे, क्योंकि इस जो खान सर का जो बुक है सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके जो बुक है, उस बुक से बिहार दरोगा में एकदम धमाल मचा दिया था ना। ये बुक बहुत ही स्पेशल है। इस बुक से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम बन रही है, और बिहार दरोगा में बना भी है। 72 क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपका जीके का बेस मजबूत नहीं है, तो आपको मजबूत करने के लिए आपका खान सर का बुक जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आप उस बुक का एक एक लाइन अगर याद कर लेते हैं तो कहीं से कोई भी जीके का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी बुक को पढ़ने के बाद आप पूरा कोई भी एग्जाम हो उसको क्लियर कर लेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले जितने सारे सीरीज बनाए थे उसमें हमने फिजिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने बात करेंगे, अब साइंस का एक टॉपिक क्लियर हो गया फिजिक्स। अब हम इधर आर्ट्स में पोल साइंस स्टार्ट किए हैं। पोल साइंस में आज बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान निर्माण के लिए कैसे कैसे क्रिया की गई, तब जाके संविधान बना। संविधान जब बना तो अंतिम सरकार में कौन था, कौन नहीं था, कितने सदस्य थे, कितने सदस्य महिला थी, सारी चीजें के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सारे जगह शेयर कर दीजिए कि इस चैनल पर पहली बार खान सर के बुक का डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ। किसने, मतलब जो संविधान सभा का गठन के बारे में जो बात कही गई सबसे पहले किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। और कहां पे कहा, तो उसने कहा कि स्वराज विधेयक में। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक लाए। 1895 में स्वराज विधेयक कब लाए, 1895 में। और उसमें बोले कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। किसका गठन, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो संविधान सभा का निर्माण के बारे में सबसे पहला विचार किसके बारे में आया, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में। कब आया, तो 1895 में। कब, किस चीज में प्रस्तुत किए, तो किए स्वराज विधेयक में। किसमें, स्वराज विधेयक में। उसके बाद बात करें 1922 में जो है महात्मा गांधी ने भी अपने पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होनी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी ने बोले, यंग इंडिया इनके जो पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन भी पूछता है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया पुस्तक में बोले कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होना चाहिए, और यह जो संविधान होगा वो भारत के भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, न कि ब्रिटेन वालों के, न कि किसी दूसरे देशों के। मतलब जो भारतीयों की इच्छा होगी उसी के अनुसार संविधान बनाया जाएगा। ये किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। कब कहा, 1922 में। किसमें बोला, तो उनकी पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। किसमें, यंग इंडिया पुस्तक में उन्होंने ये सारी बातें बताई। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन आया। कब आया, साइमन कमीशन। तो भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने तथा उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक 7 सदस्यीय, जिसमें सभी गैर भारतीय थे, मतलब एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी गैर भारतीय थे, मतलब इसमें भारतीय नहीं थे। इसी कारण भारतीय नहीं होने के कारण भी साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध हुआ, एकदम धमाकेदार तरीके से विरोध हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें 7 जो सदस्य था एक भी भारतीय नहीं था। देख रहे हैं यहाँ पे गैर भारतीय है। क्या है, गैर भारतीय। तो गैर भारतीय होने की वजह से इसका विरोध भी हुआ था साइमन कमीशन से का। तो ये साइमन कमीशन जो आया था भारत में, जो स्थिति था उसका जांच करने के लिए आया। कब गया, जांच करने के लिए आया था 1927 में। कब आया, 1927 में। तो ये क्या था, साइमन कमीशन एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति किया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन। कौन थे, सर जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। क्या पड़ा, साइमन कमीशन पड़ा। इतना आपका कंठस्थ है। कब आया, तो 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ। आयोग द्वारा जो रिपोर्ट आया 1930 में रिपोर्ट पेश किया। कब किया, 1930 में।
साइमन कमीशन 1927 में आया और अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत भी कर दिया 3 साल के बाद। इस रिपोर्ट में कहा गया कि द्वैध शासन की समाप्ति हो जाएगी। क्या जाएगी? द्वैध शासन की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि होगी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि होगी। दूसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना। देखिए ये जो था अंग्रेजों की जो बुद्धि थी, अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी कर दिया। इससे क्या होगा कि भारतीयों में फूट डालो और शासन करने की नीति में ये बहुत आगे भूमिका निभाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक जब निर्वाचन हो जाएगा तो इसमें जातीयता होने लगेगी। मतलब छोटे जाति को सपोर्ट करेंगे, बड़े जाति को सपोर्ट करेंगे, कोई किसी को देखना नहीं चाहेगा, अपने आप में मतभेद होने लगेगा, अपने आप में द्वेष पैदा होने लगेगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मात्रा में होने लगेंगी। तो ये साइमन कमीशन ने कहा कि प्रांतीय सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रहेगा, ठीक है, जो कि भारतीयों के लिए गलत था। संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश किया, बोला कि संघीय व्यवस्था शुरुआत होनी चाहिए। तो ये जो 4 बातें थी इसको ध्यान में रखना है। द्वैध शासन समाप्त हो गया, उसके बाद प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू हो गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति चलते रही, संघीय व्यवस्था प्रारंभ करने की बात कही गई। इतना आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। कैसे थे? सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। किसने किया? तो भारतीयों ने किया। जब साइमन गो बैक का नारे लगाए गए, इस पर लॉर्ड बेकन हेड ने भारतीयों के संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है। भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है। किसने कहा? तो इसने कहा कि लॉर्ड बेकन हेड ने कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। लेकिन इसका जो विरोध हुआ, कौन सा नारा लगा? साइमन गो बैक का नारा लगा के इसका विरोध किया गया। किसका? साइमन गो बैक का नारा लगा करके इसका विरोध किया गया। और इसका जब निर्माण हुआ तो इसकी चुनौती दिया। क्या दिया? चुनौती। और बेकन हेड ने कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जो कमीशन आया था, भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करने की वजह से गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में भी इसका विचार किया गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो 1928 ईस्वी में बम्बई के सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत का निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1928 ईस्वी में भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान के सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका सभापति मतलब अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। मोतीलाल नेहरू बने। संविधान सिद्धांत के निर्धारण का अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 10 अगस्त को, कब किया? 10 अगस्त 1928 ईस्वी को पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। मतलब मोतीलाल नेहरू ने संविधान के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले तत्वों को एक रिपोर्ट बनाकर पेश किया 10 अगस्त 1928 को। इसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि नेहरू रिपोर्ट में ही भारतीयों ने संविधान बनाने का प्रयास किया। किसने किया? भारतीयों के लिए संविधान बनाने का प्रयास सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में किया गया? तो वो था नेहरू रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट ने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान बनाने का प्रयास किया। औपचारिक रूप से संविधान के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मनवेंद्र नाथ राव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएन राव। कौन? एमएन राव मतलब 1934 में औपचारिक रूप से। कब किया? औपचारिक मतलब ऑफिशियली जो संविधान बनाने की जो बात कही गई, वो विचार किसके मन में आया? 1934 ईस्वी में एमएन राव के बीच में। किसमें? एमएन राव। 1934 में एमएन राव ने कहा कि औपचारिक रूप से संविधान बनाने की बात की, ठीक है। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आईएनसी का बैठक होता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें सबसे पहले 1935 में भारतीय संविधान का गठन के लिए बात किया गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो एमएन राव ने कब किया? 1934 में। और आईएनसी में 1935 में। इतना आपको ध्यान में रखना है।
और सबसे प्रथम प्रयास किस रिपोर्ट में, तो नेहरू रिपोर्ट में। प्रस्तुत कब हुआ, 10 अगस्त 1928 को। इतना आपको कंफर्म याद होना चाहिए। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन के आधार पर, वयस्क मताधिकार के निर्वाचन के आधार पर भारतीयों के लिए संविधान बनाने की बात किसके द्वारा कहा गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बोला गया कि यह इसमें भारत का जो संविधान बनेगा इसमें किसी दूसरे चीज़ों का हस्तक्षेप नहीं होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ इसमें इंडियन का हस्तक्षेप होगा और उसमें उसी का हस्तक्षेप होगा जो चुना जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। समझ में आ गया ना। तो किसमें कहा गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया। उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। कौन सा आया, अगस्त प्रस्ताव 1940। इसका ईस्वी सन याद रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940। यह प्रस्तुत किया गया 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। तो अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया, तो 8 अगस्त 1940 को। किसकी अध्यक्षता में आया, वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, लिनलिथगो। 1940 में कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। कब किया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा। कब किया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव जब भारत में आया तो इसमें बोला कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार, कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा। किसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा। इसमें नोट देने वाली बात यह है कि इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, दोनों ने नहीं माना। मतलब इधर कांग्रेस ने भी नहीं माना, इधर मुस्लिम लीग ने भी, तो दोनों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसको याद रखेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव को किसने किसने रिजेक्ट किया, तो मुस्लिम लीग और आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। अब आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। कब आया, 1942 में। तो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 ईस्वी में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में भेजा था। कहाँ भेजा था, भारत में 1942 में। किसके अध्यक्षता में, तो क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में इसको भारत में भेजा था। इस प्रस्ताव में फिर से बोला गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात किया गया। इसमें भी वही बात किया गया। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बोला कि इसके बारे में बोला कि दिवालिया बैंक का बिना तिथि का खाली चेक है, बिना तिथि का खाली चेक है। मतलब कोई बैंक दिवालिया हो चुका हो और वो ब्लैंक चेक जारी कर रहा हो, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, एकदम ब्लैंक चेक काटे जा रहा है, इस तरह की बात क्रिप्स प्रस्ताव को बताए। किसने, महात्मा गांधी ने। मतलब कि बैंक दिवालिया हो गया है और ये चेक पर चेक काटे जा रहा है, इस पर कोई भरोसा नहीं है, पैसा देगा कि नहीं देगा, मतलब संविधान बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दिवालिया बैंक का बिना तिथि का खाली चेक किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। इस प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो भारतीयों ने फिर भी इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया भारत में 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, योजनाएं जो संविधान सभा के गठन की बात किया। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी से। याद रखेंगे, पार्टी भी पूछता है। तो क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी। किस पार्टी से, लेबर पार्टी से थे। वहां के 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। उदारवादी दृष्टिकोण वाले इटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। जैसे वो ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे
क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। वहाँ पे चुनाव जीत गया। वह क्लीमेंट एटली का चुनाव जीतने में भारतीयों का बहुत बड़ा अहम योगदान था, क्योंकि भारतीयों ने जा करके वहाँ पर उसका प्रचार किया, उनका पोस्टर टांगा, सभी जगह दीवार पर पोस्टर चिपकाया, उनका प्रचार किया अच्छी तरीके से। क्लीमेंट एटली जीत गया। जीतने के बाद क्लीमेंट एटली ईमानदार था, वो भारतीय के लिए बोला कि भारतीयों ने हमारे लिए इतना किया है तो हम इनका संविधान बनाने के लिए कह देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे चुनाव जीता 22 जनवरी 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन भारत में भेज दिया। किसके लिए? संविधान बनाने के लिए। किसके लिए? संविधान को बनाने के लिए भेज दिया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर भारत में भेजा तो कैबिनेट मिशन भारत में आ गया। कब आया? तो यह कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को भारत में आया। 22 मार्च को भेजा, 22 जनवरी को भेजा, निर्णय लिया और 24 मार्च 1946 को भारत में आ गया। कहाँ पे? भारत में आ गया। 24 मार्च 1946 को भारत में आ गया, जिसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। मतलब इसमें 3 चीजें थे। काल याद रखेंगे, काल। कैबिनेट मिशन में क्या थे? काल, क्रिप्स, जो पैथिक लॉरेंस क्रिप्स इसमें आए, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अलेक्जेंडर और लॉरेंस मतलब 3 चीजें थे। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। तीन लोगों ने यहाँ पे भारत में आया, जिसके सदस्य मतलब लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद क्रिप्स जो था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो था नौसेना मंत्री थे। मतलब ये क्या थे? नौसेना मंत्री। क्या थे? नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर। क्रिप्स जो था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे क्रिप्स। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स। और लॉरेंस जो था, लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉरेंस, नौसेना मंत्री था एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। 24 मार्च 1946 को भारत में आया, इसको भी ध्यान में रखना। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश किया, जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। तो मंत्रिमंडल मिशन योजना किसने पेश किया? तो कैबिनेट मिशन ने। कब पेश किया? 16 मई 1946। 16 यहाँ पर देखिए, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को मंत्रिमंडल मिशन पेश किया गया। इतना याद रखना है। कैबिनेट मिशन में कितने आदमी थे? 3 आदमी। काल, के से क्रिप्स, ए से एवी अलेक्जेंडर और एल से पैथिक लॉरेंस। एल से लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर जो था नौसेना मंत्री था, लॉरेंस जो था ये इसका अध्यक्ष था और क्रिप्स जो था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था। नेक्स्ट देखिए, भारतीयों ने संविधान सभा जो था, संविधान सभा की बात हो गया, उसमें मिशन पेश किया गया। इसके बाद भारतीयों ने संविधान सभा बनाने की शुरुआत कर दिया। इस मिशन के अनुसार बोला गया कि भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होना चाहिए, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होना चाहिए, मतलब इलेक्टेड होना चाहिए। तो 292 क्या थे? इलेक्टेड थे। 292 सदस्य इलेक्टेड थे और जो 93 सदस्य जो था देसी रियासत से था। कहाँ से था? देसी रियासत से कितने थे? 93। देसी रियासत से 93 और जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से था। कहाँ से? ब्रिटिश प्रोविंस से 292 थे और देसी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। ये जो था 93 को, ये जो था नॉमिनेटेड से, 93 को नॉमिनेटेड और 292 को इलेक्टेड। इसको ध्यान में रखना है। संविधान सभा के संदर्भ में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। किसका कथन है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से जीते थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। किंतु भारतीय पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर एम.आर. राव जयकर ने त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी का चुनाव हुआ और वहां से वो जीते। कहाँ से? तब पूना से जीते। कहाँ से? पूना से जीत करके आए थे। एम.आर. जयकर ने वो अपना जो था, एम.आर. जयकर ने अपना
त्याग पत्र दिया। क्या दिया? त्याग पत्र। त्याग पत्र देने के बाद सीट खाली होगा, जिस पर अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा और वो अपने उपचुनाव करा के वहां पर जीत हुआ और वहां से अंबेडकर जी ने चुन करके आ गए पुणे से। उसके बाद देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ? दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ, जिसमें अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। जिस दिन बैठक हुआ उसमें एक अध्यक्ष को मान लिया गया, वो ओरिजिनल नहीं थे, मतलब डुप्लीकेट थे, मतलब उस समय काम चलाऊ थे। तो काम चलाऊ को बोलते हैं अस्थायी। क्या बोलते हैं? अस्थायी। तो काम चलाऊ अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जो दिल्ली में बैठक हुआ, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, उसमें काम चलाऊ अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश प्रदेश के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासत जो प्रतिनिधि का चयन होता था, देशी रियासतों के प्रभाव द्वारा किया जाता था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ, जिसमें 208 को कांग्रेस को मिला, 73 को मुस्लिम लीग को मिला। 208 को कांग्रेस को सीट मिला, 73 को मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से कितने थे? 273 और 208 को कांग्रेस से, 208 को कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से 73 को, 208 को कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से 73 को यहाँ पर मिला। उसके बाद देखिए, जिसमें एक यहाँ पर डिलीट हो गया है 80, इसके कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, जैसे निर्वाचित हुआ, इसमें कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73, स्वतंत्र जो था निर्दलीय जो पार्टी था उसको 8, यूनिस्ट पार्टी को 1, यूनिस्ट मुस्लिम को 1, यूनियन शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, अनुसूचित जाति संघ को 1, सिख गैर साम्राज्यवादी को 1 और एक है साम्यवादी को 1। मतलब टोटल 296 सीटें आया। तो याद रखना है, कांग्रेस को स्टार लगा देंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और एक वो भाग खराब होगा तो पूछ देगा, निर्दलीय से स्वतंत्र से 8 को। ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा के अब कार्य प्रणाली शुरुआत होने वाली है। मतलब सभी लोग चुन के आ गए, कौन कौन संविधान निर्माण करेंगे, कौन कौन सदस्य है, सारे लोग चुन करके आगे कहां से आना था, सभी लोग आ गए। अब प्रक्रिया होगी इसका स्टार्ट करना, संविधान निर्माण करने की। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक कहां पे हुआ था? दिल्ली में। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और जिसमें लिखा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211। 211 संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, बोला कि बैठक नहीं होगा, विरोध किया। दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहारी थे अस्थायी अध्यक्ष चुना गए। मतलब जो डुप्लीकेट अध्यक्ष थे, काम चलाऊ अध्यक्ष थे, उसको हटा करके मतलब परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव जो था संवैधानिक सलाहकार इसके नियुक्त किए गए। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए अब कौन उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य जो प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। देख रहे 2 दिन का गैप दे रहा है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस पर विचार विमर्श किया गया। 13 दिसंबर को तो पेश किया, विचार विमर्श करते 22 जनवरी को इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये उद्देश्य प्रस्ताव सही है। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान की प्रस्तावना कौन से बना? तो उद्देश्य प्रस्ताव ही बना आगे चल के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व छोटी छोटी कमेटी का गठन किया गया।
जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया तो 8 बड़ी बड़ी समिति और कुछ अन्य छोटी छोटी समिति का भी गठन किया गया। मतलब अभी कोई काम करते हैं तो अगर बड़े लेवल पर करना होता है तो अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं, जिस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं उसके अनुसार उसका टोला बांट देते हैं कि इस टोला में तुम ये काम करेगा, फला टोला में तुम वो काम करेगा, कोनो लूट के लाएगा, कोनो चोरी करके लाएगा, कोनो डकैती करके लाएगा, कोनो पुल्हा के लाएगा, कोनो छीन के लाएगा, किसी तरह से लाना है। मतलब एक प्रकार का जो प्रोग्रामिंग है। तो संविधान सभा जो निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के निर्माण करने में भी अकेले संविधान सभा का निर्माण तो होने वाला था नहीं, तो इसके लिए समिति का गठन किया गया कि जिस तरह के संविधान में जिस तरीके से जो चीज़ें आ सके, जिसके लिए जो स्पेशल है, जिसे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो माइंड के लिए कोई अलग डॉक्टर स्पेशल है, हड्डी के लिए कोई अलग है, फेफड़ा के लिए अलग है, दिल के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है, आँख के लिए अलग है, नाक के लिए अलग है, सब अलग अलग डॉक्टर हैं। उसी तरीके से संविधान निर्माण भी एक आदमी से नहीं होने वाला है। जो जिस क्षेत्र में स्पेशल थे, जैसे कोई किसी देशी रियासत को मिलाने में स्पेशल थे, समझ में आ गया ना, कोई देशी रियासत के मिलाने में स्पेशल है, कोई संचालन करने में स्पेशल है, मतलब उसको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता है अच्छे तरीके से। तो जो आदमी जिस क्षेत्र में स्पेशल थे उसको उनका समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। आप देखिए कौन कौन बने हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक जो स्लाइड है, आपका एक स्लाइड जो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, एक स्लाइड यहाँ पे डिलीट हो गया है, आपको बता देते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन संघ समिति, कार्य संचालन समिति। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद संघीय संविधान समिति हो गया, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति हो गया, संविधान समिति। नया पेज ले लेते हैं, नया पेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए संघ समिति कौन सा है, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। उसके बाद देखिए उसके बाद प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति। उसके बाद आया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति प्लस अल्पसंख्यक, क्या है, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। उसके बाद आइए प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, संचालन। समिति का जो नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे लिख दिया संघ समिति। कौन सा समिति, संघ समिति, संघीय समिति, संघ या संघीय दोनों एक ही हुआ। उसके बाद बात करते हैं तो आपका आएगा संचालन समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, मौलिक
अधिकार और अल्पसंख्यक, कौन से है? अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। यहाँ पर पेन थोड़ा बड़ा हो गया है। अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। तो संघ समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, PJL, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के भी यही थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर, कौन थे? BR अम्बेडकर, अम्बेडकर जी जो थे, अम्बेडकर। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे मौलिक अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या थे? दोनों के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रक्रिया और नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सदन समिति के पटाभी सीतारमैया, कौन थे? पटाभी सीतारमैया, कौन थे? पटाभी सीतारमैया। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रारूप समिति जाता था, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो था, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त, कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947। और इसको अध्यक्ष प्रथम बैठक जो हुआ, इसका जो प्रथम बैठक हुआ 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947। मतलब प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त और बैठक 30 अगस्त को। ठीक है। इसमें जो थे 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। पहला जो भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, AN माधवन, कौन थे? AN माधवन। उसके बाद हाँ देखिए AN माधव, TT कृष्णा मचारी। तो AN माधव राव जो बने BL मित्रा की जगह पर और TT कृष्णा मचारी जो बने DP खेतान की जगह पर। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान को कब अपनाया गया? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुछ 16 अनुच्छेद का प्रावधान था, जिसमें अंतरिम संसद हो गया, नागरिकता हो गया, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध थे और निर्वाचन संबंधी उपबंध थे। 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। तो 16 अनुच्छेद था, लागू कर दिया गया। अपनाया गया कब और अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान को, मतलब जितना संविधान में जितने सारे अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेद को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला जो संविधान दिवस था 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। इसको याद रखेंगे, 26 नवंबर 2015 को, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। विश्व के 60 देशों में संविधान का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख लगभग रुपया खर्चा हुआ है, जिसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, याद रखेंगे। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसमें अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी, जिसमें से अधिकतर जो था कांग्रेस थी। अधिकतर जो था कौन थे? कांग्रेस की थी।
और अंगीकृत कांग्रेस की थी और 8 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया। देखिए, अब अंतरिम सरकार जब गठन हुआ 1946 में, उस समय कौन कौन थे किस पद पर? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, मतलब अंतरिम आज़ादी से पहले जो था उस समय, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री थे। तो आज़ादी के बाद वाला याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। और आसफ अली जो था रेलवे मंत्री था, इसमें आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे मंत्री, चेट्टी जो था वित्त मंत्री, भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री, और बलदेव राम जो था जगजीवन राम जो था श्रम मंत्री, जगजीवन राम बने, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। मतलब रक्षा बल से करेंगे, राम जी श्रम करेंगे, और विधि बनाएंगे भीमराव अम्बेडकर, और पैसा रुपया पैसा जो होना चाहिए वो सेठ के पास होना चाहिए, मतलब सेट्टी, आर के शनमुखम चेट्टी, मतलब वित्त मंत्री। उसके बाद जॉन मथाई रेल के मथेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी सारी चीज़ें आपको सब बता दिया गया कि संविधान कैसे बना, कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, किस तरह से अगस्त प्रस्ताव आया, किस प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन आया, उद्देश्य प्रस्ताव आया, कब क्या किया गया, उसके बाद कितने सदस्य थे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दिया गया। तो अगर संविधान सभा से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए नहीं छूटने वाला है। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फैला दीजिए। थैंक यू।